मेरे बेटों ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी एक विदेशी जोड़ा वहां आया और उन्होंने मेरे बेटों को एक कोरा चेक थमाते हुए कहा, ये माँ, हमें ये माँ चाहिए। लालची बेटे चेक देखते ही मुझे धक्के देकर घर से बाहर करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं आंखों में आंसू लिए उस जोड़े के साथ उनके बंगले पर पहुंची और उन्होंने मुझे गुप्त कमरे में ले जाकर ऐसी हरकत की कि मैं सन्न रह गई, क्योंकि मैं सुमित्रा उम्र के उस पड़ाव पर खड़ी थी जहां एक इंसान को अपनों के सहारे और प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरे पति दीनानाथ जी के देहांत को 15 साल बीत चुके थे। उन्होंने अपने पीछे एक और बड़ा और फलता फूलता व्यापार और शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली छोड़ी थी। जब तक वो जीवित थे मेरे घर में मेरा सम्मान एक महारानी की तरह था, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी दुनिया धीरे धीरे सिमटने लगी। मेरे दो बेटे थे, सूर्यकांत और शशांक। मैंने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन गंवाकर उन्हें पाला था। जब वे छोटे थे तो उनके एक बार खांसने पर मेरी जान निकल जाती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बेटों को मैंने अपने खून से सींचा है वही एक दिन मेरे अस्तित्व को इस तरह नीलाम कर देंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दोनों बेटों की शादियां हुई और घर में बहुओं मालविका और विशाखा के कदम पड़े, मेरे अपने ही घर में मेरी अहमियत कम होने लगी। पहले मुझे मुख्य शयन कक्ष से निकालकर एक छोटे से कमरे में भेजा गया और फिर धीरे धीरे मेरे खाने पीने के बर्तनों को भी अलग कर दिया गया। बहुत बात बात पर ताने मारती थी और बेटे सब कुछ देखकर भी खामोश रहते थे। मेरी हैसियत उस घर में एक पुराने और फालतू सामान जैसी हो गई थी जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। पिछले कुछ महीनों से सूर्यकांत और शशांक के बीच पुश्तैनी हवेली को बेचने की बात चल रही थी। वे उस हवेली को तोड़कर वहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस घर के कोने कोने में मेरे पति की यादें बसी थी। मेरी इसी जीत के कारण मैं उनकी आंखों से सबसे बड़ी किरकिरी बन चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे रास्ते से हटाना ही होगा। उस मनहूस सुबह जब मैं अपने कमरे में पूजा कर रही थी, तभी सूर्यकांत और शशांक मेरे कमरे में आए। उनके हाथों में दो बड़े बैग थे जिनमें मेरे पुराने कपड़े ठूसे हुए थे। माँ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमने तुम्हारे लिए शहर के बाहर एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में बात कर ली है। गाड़ी बाहर खड़ी है, चुपचाप हमारे साथ चलो। सूर्यकांत ने बेहद रूखे स्वर में कहा। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, मैं इस उम्र में अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे बस 2 रोटियां ही तो चाहिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे अपने ही घर से मत निकालो। लेकिन मेरी गुहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। विशाखा ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, आप वैसे भी दिन भर खांसती रहती हैं। हमारे वीआईपी मेहमान आते हैं तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आपके जाने से इस घर की शांति वापस आ जाएगी। वे मुझे जबरदस्ती खींचकर दालान में ले गए। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी का संघर्ष टूटकर बिखर रहा था। तभी हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक बेहद महंगी और लंबी विदेशी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक विदेशी जोड़ा बाहर निकला। आदमी की आंखें नीली थी, सुनहरे बाल थे और उनके एक बेहद कीमती सूट पहना हुआ था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत विदेशी महिला थी। उनके हाव भाव से ही लग रहा था कि वे किसी शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे दोनों सीधे हमारे आंगन में चले आए। मेरे बेटे उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग इस हवेली के मालिक हैं? उस विदेशी आदमी ने टूटी फूटी लेकिन साफ हिंदी में पूछा। सूर्यकांत ने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, जी हाँ सर, हम ही इसके मालिक हैं। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? उस विदेशी ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक कोरा चेक सूर्यकांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे यह हवेली खरीदनी है। आप इस चेक पर जो चाहे वो रकम भर सकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़ या 50 करोड़, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन वह अचानक रुका और अपनी उंगली मेरी तरफ उठाते हुए बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इस हवेली के साथ ये माँ भी चाहिए। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं खौफ से कांप उठी। कोई अजनबी, वो भी एक विदेशी, मुझे क्यों खरीदना चाहता था? मेरे मन में भयानक ख्याल आने लगे। मैंने सुना था कि विदेशों में कुछ लोग बूढ़े इंसानों को ले जाकर उन पर क्रूर मेडिकल प्रयोग करते हैं या उनके अंगों का व्यापार करते हैं। मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने बेटों की तरफ देखा। मुझे लगा कि वे इस अजनबी को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो हुआ उसने मेरे दिल के रहे रहे सहे टुकड़े भी कर दिए। शशांक ने लालच से चमकती आंखों से उस कोरे चेक को देखा और झट से उसे विदेशी के हाथ से छीन लिया। अरे साहब, ये क्या, आप चाहे तो इन्हें अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जाइए। हमें इस बुढ़िया की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ये आपकी हुई। शशांक, तू ये क्या कह रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, कोई बिकाऊ जानवर नहीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सूर्यकांत ने आगे बढ़कर मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर उस विदेशी जोड़े के पैरों में गिर पड़ी। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से आज हमारी किस्मत खुल गई है। अब मुड़कर इस घर की तरफ मत देखना।
मेरे अपने सगे बेटों ने मुझे एक अजनबी के हाथ बेच दिया था। विदेशी की पत्नी ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया और बहुत ही नरमी से मुझे उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी करुणा थी, लेकिन मैं डर के मारे सुध-बुध खो चुकी थी। मेरे बेटों ने मेरे बैग बाहर फेंके और मेरे मुंह पर घर का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मैंने अंदर से कुंडी लगने की आवाज सुनी। वह कुंडी सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि मेरे और मेरे बच्चों के रिश्तों पर लगी थी। मैं बिना कुछ बोले आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उस विदेशी जोड़े की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के शोर शराबे से दूर एक बेहद सुनसान और पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, इससे पहले कि ये लोग मेरे साथ कोई दरिंदगी करे, मेरी जान निकाल लेना। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक विशाल और भव्य बंगले के सामने रुकी। वह बंगला किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और दर्जनों सुरक्षा कर्मी तैनात थे। मुझे गाड़ी से उतारा गया। वह विदेशी आदमी, जिसका नाम शायद लियो था, मुझे इशारे से अपने साथ अंदर चलने को कहने लगा। हम बंगले के अंदर दाखिल हुए। अंदर से वह जगह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि वहां अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। वे दोनों मुझे सीढ़ियों से नीचे एक तहखाने की तरफ ले जाने लगे। मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी कि अब मेरा अंत निश्चित है। तहखाने के अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए लियो ने एक पासवर्ड डाला। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। लियो ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंदर चलिए माँ। मैंने कांपते हुए कदमों से उस गुप्त कमरे के अंदर प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें कमरे के अंदर गई, मैं सन्न रह गई। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह कोई टॉर्चर रूम या लैब नहीं था। वह एक बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरनुमा कमरा था। पूरे कमरे में चंदन और गुलाब की मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। मध्यम रोशनी में सोने और चांदी की नक्काशी चमक रही थी, लेकिन जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी उस कमरे के ठीक बीचों बीच रखी एक विशाल पेंटिंग। वह पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। वह मेरी जवानी के दिनों की तस्वीर थी, जब मैं लगभग 30 साल की रही होंगी। उस तस्वीर में मेरे गले में एक खास तरह की मोतियों की माला थी, जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। कमरे के चारों तरफ दीवारों पर भी मेरी छोटी बड़ी कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें से कई तो मुझे खुद याद नहीं थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही लियो और उसकी पत्नी ने मुझे एक मखमली कुर्सी पर बैठाया। लियो की पत्नी एक चांदी के बड़े से थाल में जल और दूध लेकर आई और मेरे पैरों के पास बैठ गई। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकती, लियो ने अपने घुटने टेक दिए और मेरे पैरों को उस जल से धोने लगा। उसके आंसू छलक पड़े और मेरे पैरों पर गिरने लगे। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और मेरी तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज डर और अचरज से कांप रही थी। लियो ने अपना सिर मेरे घुटनों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी शर्ट के अंदर से एक पुरानी जंग लगी चांदी की चैन निकाली और मुझे दिखाई। उस चैन में एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर लियो खुदा हुआ था। माँ, क्या आपने अपने इस अभागे बेटे को सच में भुला दिया? लियो ने रोते हुए कहा, मैं वही अनाथ विदेशी बच्चा हूँ जिसे 32 साल पहले आपने एक भयानक सड़क हादसे के बाद अपनी छाती से लगाकर नई जिंदगी दी थी। यह सुनते ही मेरे दिमाग में 32 साल पुरानी वो धुंधली यादें किसी चलचित्र की तरफ घूमने लगी। मुझे याद आया वो मनहूस दिन जब हमारे गांव के पास एक विदेशी पर्यटक जोड़े की कार खाई में गिर गई थी। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उनका 2 साल का बच्चा जो कार की पिछली सीट पर था, चमत्कारिक रूप से बच गया था। वो बच्चा बुरी तरह लहूलुहान और डरा हुआ था। गांव वाले उसे अछूत और मनहूस समझकर दूर खड़े थे, लेकिन मेरी ममता ने मुझे रोक नहीं पाया था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। मैंने 3 महीने तक उस बच्चे को अपने घर में रखा था। मेरे पति और गांव वालों ने मेरा बहुत विरोध किया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने उसे अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार दिया। फिर एक दिन विदेशी दूतावास के अधिकारी आए और उसे मुझसे छीन कर ले गए। जाते वक्त वो बच्चा मेरे गले से लिपट कर बहुत रोया। मैंने अपनी वही मोतियों की माला उसके गले में पहना दी थी, जो आज इस पेंटिंग में बनी हुई थी। लियो, मेरे लाल। मेरे मुंह से अचानक ये शब्द निकले और मेरे हर हाथ कांपते हुए उसके सुनहरे बालों पर चले गए। हाँ माँ, मैं आपका वही लियो हूँ, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे जब अपने देश ले जाया गया तो मुझे एक बहुत ही अमीर परिवार ने गोद ले लिया, लेकिन मेरे बाल मन में आपकी वो ममता, आपकी वो लोरी और आपके हाथ की वो गर्माहट हमेशा जिंदा रही। मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि जब मैं बड़ा और कामयाब हो जाऊंगा तो अपनी भारतीय माँ को ढूंढने जरूर जाऊंगा। मैंने हिंदी सीखी, भारत के चक्कर काटे और सालों की मेहनत के बाद मेरे प्राइवेट जासूसों ने आपको ढूंढ निकाला। उसकी पत्नी, जो अब चुप थी, हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, लियो ने मुझे हमेशा आपके बारे में बताया है। हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं है। जब हमें पता चला कि आपके अपने बेटे आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो लियो से रहा नहीं गया। वह आपको उन लालची भेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद कराना चाहता था। लियो ने मेरे हाथ को चूमते हुए कहा, माँ, मैंने वो कोरा चेक उन्हें इसलिए दिया था ताकि मैं उनकी नीयत देख सकूं। वो हवेली मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए थी। आज से यह साम्राज्य, यह संपत्ति, सब कुछ आपका है। आप इस घर की रानी है। आपको कभी किसी वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। जिन बेटों को मैंने 9 महीने कोख में रखा, उन्होंने मुझे चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया, और जिस अनाथ बच्चे को मैंने सिर्फ 3 महीने सीने से लगाया था, उसने मेरे सम्मान के लिए अपना पूरा साम्राज्य मेरे कदमों में डाल दिया था। मैंने लियो और उसकी पत्नी को अपने गले से लगा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से बनते हैं। दूसरी तरफ मेरे लालची बेटों के साथ जो हुआ वह भी प्रकृति का एक कड़ा न्याय था। जब वे खुशी खुशी उस कोरे चेक में 50 करोड़ रुपए भरकर उसे भुना
छुपाने बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह अकाउंट तो असली था, लेकिन उस चेक के पीछे एक बारीक अक्षरों में कानूनी शर्त लिखी हुई थी। शर्त यह थी कि वह रकम तभी दी जाएगी जब हवेली और इसके साथ जुड़ी संपत्ति पर बैंक का पूरा मालिकाना हक होगा। बैंक के अधिकारियों और लियो के वकीलों ने तुरंत कार्रवाई की। मेरे बेटों ने लालच में आकर चेक पर जो हस्ताक्षर किए थे वह दरअसल एक पावर ऑफ अटॉर्नी का दस्तावेज था। इसे चेक के रूप में चालाकी से पेश किया गया था। कुछ ही दिनों के भीतर वकीलों ने मेरे बेटों को उनकी हवेली से बेदखल कर दिया। उनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। जिस माँ को उन्होंने घर से निकाला था, उसी माँ के निकाले जाने के कारण वे खुद सड़क पर आ गए। एक महीने बाद जब मैं लियो के साथ उसके बगीचे में बैठी थी, तो गार्ड ने आकर बताया कि दो लोग गेट पर खड़े रो रहे हैं और मुझसे मिलने की भीख मांग रहे हैं। वे मेरे बेटे सूर्यकांत और शशांक थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरों पर भूख और पश्चाताप साफ झलक रहा था। लियो ने मेरी तरफ देखकर पूछा, माँ, अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं? मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए मेरा मातृत्व कांपा, लेकिन फिर मुझे वो मनहूस दिन याद आ गया जब उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था और मेरे रोने पर दरवाजा बंद कर दिया था। नहीं लियो, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो लोग अपनी जन्म देने वाली माँ का सौदा कर सकते हैं वे किसी के सगे नहीं हो सकते। उनसे कह दो कि जिस माँ को उन्होंने बेच दिया था वो उसी दिन मर गई। अब यहाँ सिर्फ एक भाग्यशाली माँ रहती है जिससे उसके सच्चे बेटे ने वापस पा लिया है। गार्ड ने जाकर उन्हें वापस भेज दिया। मैं उस दिन के बाद से लियो और उसकी पत्नी के साथ एक महारानी की तरह जीवन जी रही हूँ। सच ही कहा गया है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। लालच ने मेरे सगे बेटों को उनका सब कुछ छीन लिया और ममता ने मुझे एक ऐसा बेटा दे दिया जिसने मेरी पूरी दुनिया को स्वर्ग बना दिया।